नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं यूरोपीय संघ। यूरोप महाद्वीप के बारे में तो आपने बहुत सुना है और यूरोप का जो इतिहास है वो बहुत उठापटक से भरा इतिहास है। प्रथम विश्व युद्ध वहाँ लड़ा गया, द्वितीय विश्व युद्ध का वो केंद्र रहा। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ वहाँ लड़ी गई हैं, संघर्षों की अपनी कहानियाँ हैं वहाँ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बात पर बल दिया गया कि यूरोप में अब शांति और प्रगति का रास्ता तलाशा जाना चाहिए। सदियों से तो लड़ लिए हैं, अब कुछ सहयोग की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। यूरोपीय संघ उसी दिशा में एक कदम रहा है और यूरोपीय जो संघ है इसकी खूबसूरती इस रूप में भी है कि भले ही यूरोपीय जो संघ शब्द या जो संगठन है ये 1993 में maastricht जो संधि है उसके तहत आया, लेकिन आर्थिक एकीकरण की दिशा में कदम 50 के दशक से ही चल रहे थे। जब पहले कुछ देशों ने मिलकर एक यूरोपीय इस्पात कॉरपोरेशन बनाया, उसके बाद यूरोपीय परिषद बन गई और ये समय के साथ परिष्कृत होता गया, सुधरता गया और अंत में जो यूरोपीय संघ के रूप में, यूरोपीय यूनियन के रूप में ये अस्तित्व में आया, यूरोपियन यूनियन। और ये 1993 में आया, जिसे maastricht संधि कहते हैं। नीदरलैंड का कोई शहर है जहाँ पर ये संस्था अस्तित्व में आई। अच्छा, ये संगठन है और ये संगठन आर्थिक है और राजनीतिक है। पहले ये आर्थिक रूप से आया और फिर आर्थिक एकीकरण इतना बढ़ा कि अब ये राजनीतिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ गया है। तो पिछले कई दशकों में यूरोप के आर्थिक विकास में, समृद्धि में यूरोपीय यूनियन ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और उसका परिणाम इस रूप में भी दिखता है कि वर्ष 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल में शांति पुरस्कार से नवाजा गया। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो यूरोपीय यूनियन को मिला। वो इसलिए मिला कि यूरोपीय यूनियन ने एक लड़ाकू यूरोप को शांति प्रेमी और समृद्धि का प्रतीक बना दिया। तो आज यूरोप के 27 देश इसके सदस्य हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और पहले 28 सदस्य देश थे, जिनमें अभी ब्रिटेन है वो अलग हुआ है। 2-3 वर्षों का उसका एक लंबा प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ा है। ब्रिटेन में हमेशा से एक मांग चलती रही थी कि उसे यूरोपीय यूनियन से जुड़ने से लाभ है या हानि है। उसी क्रम में जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह में बहुत नज़दीकी अंतर से ब्रिटेन की जनता ने ये जनादेश दिया कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि दुनिया के लिए ये बेहद चौंकाने वाला कदम था कि जब दुनिया आर्थिक एकीकरण की राह पर आगे बढ़ रही है, यूरोप जो दुनिया में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का एक प्रतीक है, वहाँ किसी समृद्ध पूंजीवादी देश का ईयू से अलग रास्ता अपना लेना अपने आप में एक भूमंडलीकरण और उदारीकरण की जो प्रोसेस थी उसके लिए भी एक सवाल खड़ा कर दिया था। खैर, कुल मिला के ब्रिटेन उससे अलग हुआ, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है।
पहले 28 देश थे, अब 27 देश हैं। ब्रिटेन है वो अभी पिछले वर्ष 2019 में आधिकारिक तौर पर EU से अलग हो गया है। तो ये तो बात रही कि उसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है और वो कब बना। तो 1993 में बना। किस संधि के तहत बना, तो वो मास्ट्रिच संधि है, उसके तहत इसका निर्माण हुआ है, जो आधुनिक यूरोपीय संघ का। यूँ तो हमने बताया कि यूरोपीय संघ के निर्माण की कहानी 3 दशक 4 दशक पुरानी है। 50 के दशक से ही इसकी दिशा में प्रयास जारी थे। अब आगे इसमें यूरोपीय जो यूनियन है ये एकल बाज़ार के रूप में काम कर रहा है। एकल बाज़ार से मतलब है कि यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनमें जो वस्तु सेवाएं लोगों का मुक्त आवागमन है, यानी कि वहाँ जो वस्तुएं हैं उनमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जो सीमा शुल्क होता है, जैसे अपने यहाँ ईरान से कोई चीज़ आती है तो जो ही वो बंदरगाह पे उतरेगा तो उसके अलग उसका कर लगेगा। तो इस तरह की जो सीमा शुल्क है वो शून्य है, यानी कि जिस देश में जो बिक रहा है वो सब जगह उसका जो मूल्य है वो आपको बराबर ही मिलेगा लगभग। तो ये वस्तुओं का, सेवाओं का जो आवागमन है और लोगों का शेंजन संधि हुई थी, उसके ज़रिए लोगों का आवागमन भी मुक्त कर दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो यूरोपीय यूनियन के किसी देश में पैदा हुआ है, वहाँ का व्यक्ति है, तो बिना किसी भी वीज़ा के वो किसी भी देश में आ जा सकता है, तो उस पर कोई रोक नहीं है। वो ब्रिटेन का व्यक्ति फ्रांस जा सकता है, और जैसे अपने यहाँ राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने के लिए हमें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, हम बिना वीज़ा ही हम जा सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ भी जाना होता है। तो ये शेंजन संधि के तहत हुआ। शेंजन ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लोगों का वीज़ा मुक्त आवागमन किस संधि के जरिए हुआ, तो वो शेंजन संधि थी। दूसरा 1999 में EU ने अपनी एक साझी मुद्रा चलाई थी। साझी मुद्रा का मतलब है कि 27 जो सदस्य देशों हैं, हालांकि उसमें पूरे सदस्य देशों ने अभी यूरो को नहीं अपनाया है, लेकिन उसमें करीब 19-20 देश हैं जिन्होंने यूरो को एक साझी मुद्रा के रूप में अपनाया है। कि जो वैसे तो हर देश की अपनी मुद्रा होती है, जैसे फ्रैंक है और दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी मुद्राएं हैं, लेकिन जैसे यूरोप के जो देश हैं 27 देश हैं, उनमें आप यूरो लेकर किसी भी देश में जाकर कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एक साझी मुद्रा है। ये अपने आप में डॉलर का भी एक यूरोप में एक विकल्प है यूरोपीय संघ के देशों में। तो ये आर्थिक दिशा में है। लेकिन हमने बताया था कि भाई ये यूरोपीय संघ है वो केवल आर्थिक संगठन नहीं है, आज वो राजनीतिक संगठन भी बन चुका है। और राजनीतिक संगठन इस रूप में है कि वहाँ यूरोपीय संसद है, जिसमें यूरोपीय जो सदस्य देश हैं उनको अलग अलग जो क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, वहाँ से सदस्य चुन के जाते हैं और वो वहाँ बैठते हैं। सत्र होता है, जैसे अपने यहाँ संसद सत्र होता है, ऐसे यूरोपीय संसद का सत्र होता है। यूरोप के लिए कौन कौन से पूरे कानून बनाने हैं, सब देशों के लिए साझे जो कानून हैं उनका निर्माण है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में होता है, तो संसद के रूप में है। फिर जो भी संधियां सदस्य देशों में या आपस में होती हैं, या पार्लियामेंट जो फैसले लेती है, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अमल में लाने के लिए वहाँ यूरोपीय कमीशन है जो एक कार्यकारी निकाय की भूमिका निभाता है। यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय संघ के जो देश हैं, उनमें साझी विदेश नीति पर काम किया जाता है। और भी घरेलू नीतियां हैं जो उन पे भी आर्थिक नीतियां हैं, उन पे भी निर्माण हो रहा है और बराबर बन रहे हैं। तो यूरोपीय परिषद भी है, और यूरोपीय यूनियन का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जो साझे देशों के मध्य आपसी इनसे संबंधित कोई विवाद है उसका निपटारा करता है।
तो कहने का मतलब है कि यूरोपीय संघ अब अपने आप में एक ढीला ढाला देश बनता जा रहा है पूरा, और जिसकी ताकत है वो बहुत मजबूती के साथ उभरी है। तो जो यूरोपीय संघ, जो यूरोप पहले अशांति का क्षेत्र था, आज उस यूरोपीय संघ में इतनी शांति और जो प्रगति है वो इस एक संगठन ने की है। और आज भी दुनिया भर में जितने भी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन हैं उनके लिए यूरोपीय जो संघ है वो एक मॉडल के रूप में है कि हर आर्थिक संगठन अपने आप में इसी तरह की एक जो परिणति तक पहुँचे। लेकिन अपनी समस्याएं हैं और इस तरह के संगठन को आगे बढ़ाने की अपनी दिलचस्पियां भी हैं। भारत में भी जो अपना एशिया है, ख़ास तौर पे दक्षिण एशिया है, यहाँ भी सार्क संगठन है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं बन पा रहा है। ये एक आर्थिक संगठन के रूप में ही अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी जो वजह है वो यहाँ जो देशों के मध्य आपसी विवाद है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है, अभी नेपाल के साथ थोड़ी मुश्किलें चल रही हैं। तो इनमें इतने जो विवाद हैं सीमा को लेकर, नदी जल बंटवारे को लेकर, तो इन सब के चलते बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये नहीं ले पा रहा है। लेकिन अगर जैसे राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और उस दिशा में कदम उठाए जाएं, तो यूरोपीय यूनियन उसका एक उदाहरण है, जो न केवल आर्थिक संगठन, आर्थिक एकीकरण से आगे बढ़कर वो राजनीतिक एकीकरण की तरफ चला गया था। इतिहास में आपने नेपोलियन के हमले भी सुने हैं उसी यूरोप में हिटलर की तानाशाही भी देखी है, मुसोलिनी की तानाशाही भी देखी है। और उसी यूरोप में आपने जर्मनी का विभाजन भी देखा है शीत युद्ध में, जहाँ एक देश एक नहीं रह पा रहा था। उस दौर से आगे निकलकर यूरोप आज उस स्थिति में पहुंचा है कि वहाँ जो पूरा यूरोप है वो एक हो रहा है, और एकता भी ऐसी जो दुनिया के लिए नज़ीर बन जाए और दुनिया भर के क्षेत्रीय संगठनों के लिए एक आदर्श बन जाए। तो ये एक यूरोपीय संघ की कहानी है, और उसने इस रूप में दर्शाया कि जो यूरोप कभी संघर्ष का केंद्र था वो आज शांति और प्रगति का केंद्र है। इसलिए दुनिया के जितने भी देश हैं जो ये कहते हैं कि हमारे आपसी जो सीमा विवाद हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो उनसे भी निपटने के लिए निपटा जा सकता है। जब यूरोप के जो देशों ने दो विश्व युद्ध लड़े हैं और उसके बाद भी उन्होंने अपनी इतिहास की जो टकरावपूर्ण स्मृतियां हैं उसको भुलाकर और स्वर्णिम भविष्य की ओर केंद्रित होकर आगे बढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके लिए इस तरह के जो साझे विकास में कोई समस्या आ सकती है। जब आप प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, आप में शांति और सहयोग की आकांक्षा होती है, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, तब आपको जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यूरोपीय संघ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर वो जुड़ सकता है तो फिर सब जुड़ सकते हैं। तो ये एक यूरोपीय संघ का है। भारत भी यूरोपीय संघ से जुड़ा है। भारत की अपनी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं यूरोपीय संघ के साथ। भारत की भी अपनी वस्तुएं हैं, वो यूरोपीय संघ के देशों में जाती हैं। बाज़ार तलाशता है भारत भी। तो ये अपने, लेकिन भारत यूरोपीय संघ का कोई सदस्य नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि वो एक महाद्वीप का अपना क्षेत्रीय संगठन है। लेकिन बराबर भारत भी जैसे अपने जो मुक्त व्यापार समझौते करता है उधर दिशा में प्रगतिशील है, ताकि भारत भी अपने लिए आर्थिक विकास की जो संभावनाएं हैं उनको तलाश सके। तो ये यूरोपीय यूनियन के बारे में एक साझी जो कुछ बातें थी। तो इनमें जो छोटे सवाल हैं वो इनकी संधियों से लेके हैं। एक लिस्बन संधि थी जिसमें 10 पूर्वी यूरोपीय देश जुड़े थे। अपना इसका संविधान पे भी काम चल रहा है। तो मुद्रा यूरो
मुद्रा है, कितने देश इसमें शामिल हैं, कब से शुरू हुई, तो ये फैक्चुअल बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन इसका जो मोटा मोटा जो लबो लुबाब था वो हमने आपको बताया है। धन्यवाद।